आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का थर्ड चैप्टर साइंस का है। न्यू एनसीईआरटी है जो 2025 में आया है। उसका थर्ड चैप्टर है माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। इसमें कहता है, एक वाइज सेइंग कहते हैं, मतलब कि कोई भी विद्वान व्यक्ति कहता है कि हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी। तो कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर हु इज हेल्दी दे के डॉट डॉट दे दिया और ये कौन बोले हैं तो वाइज सेइंग बोलते हैं। उनका कहना है कि खाना जो है, हु ईट्स फूड्स डेट इज होलसम, वन हु ईट्स, मतलब जो वो खाना पूरा खाए, मॉडरेट क्वांटिटीज़ में खाए और अप्रोप्रिएट खाए सीजन, टाइम और पैलेस के हिसाब से, वही क्या है, हेल्दी है। आज के विचार में यहाँ दिया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी किसी एग्ज़ाम में आ सकता है। अनेन जतानी जीवंती, तो इसमें पूछने लायक क्या है, ये अनेन जतानी जीवंती दे के पूछ सकता है कि किस उपनिषद का ये वाक्य है। तो तैत्तिरीय उपनिषद का ये वाक्य है, ये याद कर लेना है। इसका मतलब होता है फूड गिव्स लाइव्स टू लिविंग बीइंग्स। अब हम लोग व्हाट डू वी ईट, हमको क्या खाना चाहिए, तो ये दिया है, एक चार्ट दिया है कि इसमें आप फूड आइटम अपना लिखिए कि क्या क्या आप खा रहे हैं, फिर उसको अपने दोस्तों से कंपैरिजन कीजिए। फूड इन डिफरेंट रीजन्स, यहाँ इंडिया में क्या है कि वेरियस स्टेट में अलग अलग फूड कंज्यूम किया जाता है, ट्रेडिशनली कंज्यूम एंड क्रॉप ग्रोन। तो ट्रेडिशनल पे भी निर्भर करता है कि हम क्या ट्रेडिशनली खा सकते हैं, क्रॉप्स क्या ग्रो हो रहा है उस पर भी निर्भर करता है। अगर साउथ इंडिया में चल जाएंगे तो वहाँ पे राइस ज़्यादा है, इसलिए इडली डोसा सारा चीज़ राइस का बना हुआ मिलता है। और अगर पंजाब साइड में जाएंगे तो वहाँ पे गेहूँ वीट से बना हुआ ज़्यादा मिलेगा। तो ये देखिए, दिया भी एक टेबल दिया है, जैसे पंजाब में ग्रो क्या होता है, क्रॉप्स, तो मैज़े, वीट, चिकपी, पल्सेज, राइस। तो यहाँ क्या, यहाँ के लोग खाते हैं मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा और खीर। पीते क्या हैं, तो लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, मिल्क और टी पीते हैं। कर्नाटका साउथ इंडिया में आता है, तो वहाँ पे राइस, रागी, उड़द, कोकोनट ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे के लोग क्या खाते हैं, इडली डोसा सांभर कोकोनट चटनी। रागी मुद्दे, ये एक नाम है जो खाते हैं उन लोग, रागी से मिलके बनता है। पालिया, रसम और राइस खाते हैं। तो ये दो नाम तो कम से कम इम्पॉर्टेंट है कि रागी मुद्दे कहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, तो कर्नाटका का है। पालिया कहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, तो कर्नाटका का है। क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी होता है, बहुत अच्छा कॉफ़ी होता है, तो वहाँ के लोग कॉफ़ी पीते हैं और टी भी पीते हैं और बटर मिल्क भी पीते हैं। वहीं मणिपुर के लोग राइस, बम्बू, सोयाबीन, बम्बू का तो उन लोग अचार तक खाते हैं और उसका बहुत सारा डिश बनाया जाता है। तो उन लोग राइस भी खाते हैं, इरोम्बा चटनी है एक तरह का, ऊटी जो येलो पीस और ग्रीन ओनियन करी है, सिंगजू, अकंगसोई। इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊटी कहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, तो कहाँ का है, मणिपुर का। यहाँ के लोग ब्लैक टी ज़्यादा पीते हैं, टी में भी ब्लैक टी पीते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट रीजन में जो चीज़ होता है उस पर ज़्यादा इम्फेसिस दे के वो लोग खाना ट्रेडिशनल फूड बनाते हैं, और उस ट्रेडिशनल फूड का लोकली जो नाम है वो सब दिया गया, जैसे रागी मुद्दे हो गया, पालिया हो गया, इरोम्बा हो गया, ऊटी हो गया, सिंगजू हो गया, कंगसोई हो गया। तो ये नाम आपको क्या कर लेना है, रिमेंबर कर लेना। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट। तो आप ऊपर के चार्ट से यह देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल फूड डिपेंड करता है कि लोकली ग्रोन क्रॉप्स क्या है। तो ट्रेडिशनल फूड जो है, एनी स्टेट इज यूजुअली बेस्ड ऑन क्रॉप्स ग्रोन इन दैट स्टेट। और इंडिया क्या है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, डाइवर्स सॉइल है, क्लाइमेट टाइप्स भी अलग अलग है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो यही इस टॉपिक में बताना चाह रहा है कि वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ फूड may vary according to the cultivation of food crops,
इन पार्टिकुलर रीजन, टेस्ट, कल्चर और ट्रेडिशन। ये 4 टॉपिक पे 4 पॉइंट पे डिपेंड करता है कि क्या वहाँ क्रॉप्स हो रहे हैं कल्टीवेट, क्या वहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है, वहाँ के कल्चर क्या है और वहाँ का ट्रेडिशन क्या है। कुकिंग प्रैक्टिसेज भी चेंज हुआ है ओवर ए टाइम। पहले जिसको कहते हैं culinary प्रैक्टिसेज, तो पहले क्या था, ट्रेडिशनली चूल्हा था जो आज गैस स्टोव में कन्वर्ट हो गया। पहले सिलबट्टा पे लोग पीसते थे, आज भी बहुत सारे के गांव में होगा। और आज जो शहर में रह रहे हैं उनको इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर देखने को मिल रहा है। तो ट्रेडिशनल culinary प्रैक्टिसेज क्या था, चूल्हा, सिलबट्टा, रिवर का पानी यूज करना, फोक, ये सब यूज नहीं होता था। आज के डेट में फोक यूज हो रहा है, वाटर टैप से ले रहे हैं हम लोग वाटर प्यूरीफायर यूज कर रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर यूज कर रहे हैं और गैस स्टोव यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से culinary प्रैक्टिसेज भी चेंज हुआ है। अब है अगला टॉपिक से कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है। जैसे इसमें दिखाया गया कि ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करिए स्कूल में, लोगों को बताइए कि किस तरह के फेस्टिवल मनाइए फूड का, और बताइए कि ईट हेल्दी लाइव हेल्दी, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। तो उस तरह से हम देख सकते हैं। इसमें डॉक्टर पोशिता के बारे में बताते हैं कि हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, उनका कहना था। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है। तो पहला कंपोनेंट्स है फूड का कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्या करता है, ग्लूकोज क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसमें प्राइमरी सोर्सेज क्या है, सीरियल्स मतलब व्हीट, राइस, मैजे, ये सब सीरियल्स है। व्हीट, राइस, बाजरा, मैजे सीरियल्स हो गया। वेजिटेबल्स में पोटैटो और स्वीट पोटैटो हो गया जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। और फ्रूट्स में जैसे बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, ये सब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। अब किसी एक सोर्स से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें मिलता है। जैसे बनाना से पोटासियम भी मिलता है हमें। तो इस तरह से बनाना खाने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है एक टाइप का कॉमन शुगर है। क्यों? जैसे लड्डू हम लोग विंटर में खाते हैं, ट्रेडिशनल है ये बहुत जगह का। उसमें क्या यूज होता है, तो मेन है बेसन और आटा, और गोंद का भी लड्डू बनता है। गोंद एक तरह का गम है। तो ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि लड्डू बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, तो बेसन का, आटा का, गोंद का, और ये मेन है, प्राइमरी चीज़ है। उसके बाद उसमें घी भी मिला सकते हैं, नट्स भी मिला सकते हैं, बहुत सारा सीड्स भी मिला सकते हैं। तो जो घी मिला रहे हैं वो क्या है, फैट है, एक तरह का फैट है। तो एक कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट हो गया फैट का सोर्स है बहुत सारा नट्स, जैसे ग्राउंड नट्स, वालनट्स, कोकोनट्स, आलमंड्स एंड सीड सच एज पैम्पकिन सीड, भी बहुत तरह का सीड भी है, सनफ्लावर सीड है। ये सब सोर्स है क्या, फैट का। तो ये बगल में हम लिखे हैं कि नट से भी बहुत सारा सोर्स है फैट का, बहुत सारा सीड का सोर्स है, और ये नीचे सोर्स ऑफ फैट दिया है फिगर में, जिसमें दे रहा है बहुत सारा नट, फिर बहुत सारा सीड, सोयाबीन, पिस्ता, बटर, कर्ड, ये सब क्या है, फैट के सोर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एनर्जी गिविंग फूड है, क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स है। पोलर बियर के बारे में यहाँ पे दिया है कि उसको लॉट ऑफ फैट चाहिए, स्किन के अंदर उसका लॉट ऑफ फैट होता है जो एनर्जी देता है उसको लॉन्ग विंटर स्लीप में, जिसको हाइबरनेशन कहते हैं। तो हाइबरनेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं। इसका हाइबरनेशन का हाइबरनेट करना, कंप्यूटर को भी आप हाइबरनेट कर सकते हैं। जब ये विंटर में 7 से 8 महीना सोता है
तो उस बीच में इसको ये फैट ही एनर्जी देता है। फिर तो एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक फैट हो गया। अब ये थर्ड कंपोनेंट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? ये भी बहुत ज़रूरी है, जो मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है और पल्सेस से मिलता है। प्रोटीन का दो सोर्स है, एक प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स। तो प्लांट सोर्स में देखिए आ जाएगा, प्लांट सोर्स में आ जाएगा पल्सेज, बीन्स, पीज और नट। और एनिमल सोर्सेज में आपको आ जाएगा मिल्क, पनीर, एग, फिश और मीट। अब जो मीट नहीं खाते हैं, एग नहीं खाते हैं, फिश नहीं खाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है एक मशरूम और दूसरा सोयाबीन। ये प्लांट सोर्स हो गया और ये एनिमल सोर्स हो गया। ये एनिमल सोर्स हो गया और ये प्लांट सोर्स हो गया। तो ये सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गया। राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन ग्रो कर रहे हैं उनको राइट अमाउंट में क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, उनके फूड में ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए। मशरूम के बारे में दे रहा है कि मशरूम भी क्या है? गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो मशरूम और सोयाबीन, जो लोग फिश, मीट, एग नहीं खाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट सोर्सेज है। इडाइबल मशरूम जो पेड़ पे ऐसे ही उग जाते हैं उसको नहीं खाना है, इडाइबल मशरूम को ही खाना है। ये मेनली ग्रो होते हैं डार्क और मॉइस्ट पैलेस में, डार्क और मॉइस्ट पैलेस में। तो ये 2 पॉइंट ज़रूर याद करिएगा इसके साथ साथ। तो फूड कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ें, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये मेजर फूड कंपोनेंट्स हैं जो हमको चाहिए। अब इसमें दे रहा है कि और भी 2 केसेज ले रहा है कि जब लोग लॉन्ग वॉक्स पे जाते थे, मतलब यात्रा करने, जब लंबी लंबी दूरी की यात्रा करते थे, तो जो सेलर्स होते थे वो सफ़र करते थे ब्लीडिंग से, और उनका गम क्या हो जाता था? सैलोन, मतलब फूल जाता था। उस मस्कुरा क्या हो जाता था? फूल जाता था। तो एक स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड करके थे, ये एब्जॉर्ब किए। और ये एब्जॉर्ब क्या किए कि जिनका गम फूल जाता है वो लोग लेमन्स और ऑरेंज कम खाते हैं, और जो ज़्यादा खाते थे उनका ये सिम्टम नहीं पाया जाता था। तो इसका एक डिजीज़ का बाद में नाम पड़ा स्कर्वी। तो जेम्स लिंड ये नाम है जो इम्पोर्टेंट है, स्कॉटिश फिजिशियन थे, और ये 1746 में ये चीज़ देखे थे। तो ये कह सकते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, डिजीज होता है। और विटामिन सी प्रेजेंट्स कहाँ होता है? तो सिट्रस फ्रूट्स में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। लेमन्स हो गए, ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया, चिल्ली हो गया, ये सब में ज़्यादा मिलता है, ग्रीन चिल्ली वगैरह में। एक सेकंड केस ले रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट ने देखा कि जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन जो हिमालयन रीजन और नॉर्दर्न प्लेन्स के थे, वहाँ पे सिम्टम मिलता था स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, जिसको बाद में क्या बोला जाएगा? ग्वाइटर। जिसको क्या बाद में बोला जाएगा? ग्वाइटर। तो हिमालयन रीजन और नॉर्दर्न प्लेन्स में चूँकि सी फूड नहीं खाते थे, तो इनको आयोडाइज्ड नहीं मिलता था, आयोडीन नहीं मिलता था। बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको कंपलसरी कर दिया साल्ट के साथ मिक्स करना। तो ये सिम्टम अब नहीं के बराबर मिलता है। These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of this region, resulting in a lack of iodine in the local food and water supply। चूँकि लोकल फूड और वाटर सप्लाई में उनको आयोडीन नहीं मिलने के चलते हिमालयन रीजन और नॉर्दर्न प्लेन रीजन के लोगों को क्या हो जाता था? ग्वाइटर हो जाता था। और ये कौन ऑब्ज़र्व किया? इंडियन साइंटिस्ट ऑब्ज़र्व किए। तो ये 2 केस से हमें ये पता चलता है कि हमको विटामिन भी कुछ मात्रा में लेना है। आयोडाइज्ड साल्ट क्या है? तो आयोडाइज्ड साल्ट इज ए सिंपली कॉमन साल्ट मिक्स्ड विद रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ साल्ट ऑफ आयोडीन। आयोडीन को अगर उसमें मिक्स कर दें तो उसको क्या कहते हैं? साल्ट के साथ मिक्स करने पे उसको आयोडाइज्ड साल्ट कहते हैं। एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसको एग्रियास कहते हैं। ये कहाँ मिलता है? लिटिल रन ऑफ कच्छ के जो होते हैं
वहाँ पे ये ट्राइबल कम्युनिटी हैं। और लिटिल रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। ये 8 महीना गर्मी के मौसम में एक्सट्रीम हीट कंडीशन में डिज़र्ट में वर्क करते हैं और साल्ट को क्या करते हैं? सी वाटर से फॉर्म करते हैं। लिटिल रन ऑफ कच्छ उस समय सूख जाता है और उस समय क्या होता है कि पानी कम रहता है तो साल्ट ज़्यादा बनता है। ये पूरे 8 महीना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं एक्सट्रीम हीट में। तो इस तरह के सर्वे से आप सर्वे भी कर सकते हैं। इसमें एक एक्टिविटी दिया है कि आप नेबरहुड में जाइए, सर्वे करिए और देखिए कि उनका डाइट क्या है और उनको डिफिशियंसी डिजीज़ या डिसऑर्डर क्या है, और फिर डॉक्टर से विजिट करिए। तो ये डिफिशियंसी डिजीज़ का एक चार्ट दिया गया कि फूड कंपोनेंट जैसे विटामिन ए का है तो वो फंक्शन क्या करता है? आई और स्किन को हेल्दी रखता है। और इसका सोर्स क्या है? तो पपाया, कैरोट, मैंगो, मिल्क है, जिसमें कैरोट इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो पपाया, कैरोट, मैंगो और मिल्क से हम विटामिन ए ले सकते हैं। अगर इसका डिफिशियंसी हो गया तो लॉस ऑफ विजन होता है, मतलब नाइट में ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात में कुछ भी नहीं दिखना, और कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो सकता है। पुअर विजन बोले, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस बोले, या नाइट ब्लाइंडनेस बोले, या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन बोले। बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन में। फिर विटामिन B1 है जो हार्ट को हेल्दी रखता है और बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसका सोर्स क्या है? तो लेग्यूम से, नट से, होल ग्रेन से, सीड से, मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट्स है। इसमें क्या है? लेग्यूम्स जो पल्सेज होते हैं, अगर आप उनको स्प्राउट कर लें तो उससे आपको ज़्यादा विटामिन B1 मिलेगा। अगर इसका कमी हो गया तो बेरी बेरी करके रोग हो जाएगा, और होगा क्या? स्वेलिंग हो जाएगा, टिगलिंग या बर्निंग होगा, सेंसेशन इन फीट एंड हैंड। फीट और हैंड में क्या होगा? स्वेलिंग भी हो सकता है, बर्निंग भी हो सकता है, जलन और टिंगलिंग मतलब झंझनाहट हो सकता है। तो इससे ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस विटामिन B1 के कमी से ये चीज़ें हो सकता है। विटामिन सी का काम क्या है? इम्यूनिटी पावर बूस्टर है ये एक तरह का। ये फाइट करता है डिजीज से, इसलिए अगर आपको सर्दी भी हो गया है तो भी आप विटामिन सी का हमेशा कंजम्पशन करते रहिए। ऑरेंज खा सकते हैं, उससे आपको जितना नुकसान होगा उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। या आंवला में मिलता है, गुआवा में मिलता है, ग्रीन चिल्ली में, ऑरेंज में, लेमन में। सबसे ज़्यादा इसका मेन सोर्स है लेमन। लेमन में सबसे ज़्यादा मिलता है, उसके बाद ऑरेंज में मिलता है, आंवला में भी बहुत ज़्यादा है, गुआवा में भी है। मिल्क विटामिन सी का सबसे वर्स्ट सोर्स है। मिल्क से विटामिन सी का कमी नहीं दूर होता है। इसके कमी से क्या रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? गम्स से ब्लीडिंग आने लगता है और हीलिंग ऑफ वुंड्स क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। ये अक्सर एग्ज़ाम के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर आपका घाव जल्दी नहीं सूख रहा है तो किस कमी से हो रहा है, किस विटामिन के कमी से हो रहा है? तो ये विटामिन सी के कमी से हो रहा है। विटामिन डी के कमी से क्या है? विटामिन डी क्या है कि इम्पॉर्टेंट है कि अगर विटामिन डी आपके शरीर में कम है तो वो कैल्शियम को खाने से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो बोन और टीथ मतलब एक तरह का ये कैस्केडिंग इफेक्ट है। विटामिन डी नहीं होने से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन घट जाता है, जिसके चलते बोन और टीथ क्या हो जाते हैं? अनहेल्दी हो जाते हैं। और विटामिन डी क्या है कि अगर आप सनलाइट में एक्सपोजर में आप बैठते हैं तो आपका बॉडी खुद ही विटामिन डी को बनाने लगता है। सनलाइट विटामिन का सोर्स है लेकिन विटामिन डी देता नहीं है। विटामिन डी में सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा बॉडी विटामिन डी बनाने लगता है। इसका एक मेन सोर्स अनदर है फिश। फिश के खाने से भी विटामिन डी का क्षतिपूर्ति हो जाता है। मिल्क भी है, बटर भी है, एग्स भी है। फिश के बाद एग है। तो सबसे गुड सोर्स है सनलाइट में बैठना। अगर नहीं ले रहे हैं, जितनी भी विटामिन डी की गोलियां होती है वो फिश के ऑयल से ही बनता है। इसके कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है।
इसमें सॉफ्ट और बेंट हो जाता है बोन्स। बोन्स क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं। कैल्शियम के कारण कमी से उनमें कड़ापन चला जाता है। हमारा बोन्स क्या हो जाता है? सॉफ्ट और बेंट हो जाता है। ये हो गया विटामिन। अब मिनरल्स क्या क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम के कमी से क्या हो जाएगा? वही विटामिन डी के चलते, कमी के चलते इस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और अगर आपके शरीर में विटामिन डी है लेकिन आप कैल्शियम प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो आपका ऐसे भी कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो फिर बोन्स और टीथ क्या हो जाएंगे? हेल्दी नहीं रहेंगे। मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़, पनीर, मिल्क के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उससे कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। बोन्स एंड टूथ डीके हो जाता है, बिग बोन्स और टूथ डीके हो जाता है। आयोडीन क्या है? ये परफॉर्म करता है फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ में। हमारे माइंड को काम करने के लिए ज़रूरी है आयोडीन। ये मिलता है सी वुड, वाटर चेस्टनट। आयोडीन मिलेगा जितना भी पानी का फल है उससे मिलेगा। वाटर चेस्टनट कहते हैं सिंघाड़ा को, कहीं बहुत जगह इसको सिंघाड़ा कहा जाता है। छठ पूजा में यह एक इम्पॉर्टेंट फल है। आयोडाइज्ड साल्ट से मिलता है। मिल्क इसका भी सोर्स नहीं है। इसके कमी से क्या हो जाता है? ग्वाइटर रोग हो जाता है। स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक। नेक के आगे क्या हो जाता है? ये जो दिखा रहा है फोटो में इस तरह का हो जाता है। इस तरह का आगे क्या हो जाता है? नेक स्वेल कर जाता है। फिर आयरन। आयरन जो है कंपोनेंट है ब्लड का। ब्लड हेमोग्लोबिन के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। और हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का O2 का क्या है? कैरियर है। तो यही O2 को लेके जाता है। तो इससे क्या है? ज़रूरी है कि हमको आयरन हमारे बॉडी में रहे ताकि हेमोग्लोबिन बन सके। और हेमोग्लोबिन O2 को लेके जाता है और बॉडी में किसी भी फूड खाते हैं उससे एनर्जी निकालने के लिए O2 का होना ज़रूरी है। ये रेस्पायरेशन का एक पार्ट है। तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट, पोमीग्रेनेट, ये सब से मिलता है। ये भी मिल्क से नहीं मिलता। इसके कमी से एनीमिया हो जाता है, वीकनेस हो जाता है। एनीमिया रोग का नाम है। और वीकनेस हो जाएगा या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, मतलब सांस लेने में भी तकलीफ होगा। तो ये चार्ट है जो विटामिन का कमी और मिनरल्स के कमी को दिखाता है। तो इसमें विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन होगा, B1 से बेरी होगा, विटामिन सी से स्कर्वी होगा, विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होगा, कैल्शियम से बोन और टूथ का डीके हो जाएगा, आयोडीन के कमी से ग्वाइटर हो जाएगा और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा तो आपको डिजीज़ भी पता रहेगा और कहाँ इसका इम्पोर्टेंस है वो भी पता रहेगा। अब देखिए विटामिन, सोर्स ऑफ विटामिन ए, पपाया, मिल्क, मैंगो, कैरोट। कैरोट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है ना। तो ये विटामिन ए का सोर्स हो गया। विटामिन B1 का जितने सीड हैं, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड लगभग ग्राम, लेग्यूम्स से भी हमको विटामिन B1 मिल जाता है। लेकिन स्प्राउट्स से ज़्यादा मिलता है। किसी को भी स्प्राउट्स कैसे करते हैं? तो कोई भी लेग्यूम से, जैसे चना हो गया उसको रख दीजिए, मूंग हो गया उसको पहले पानी में भिगो लीजिए, पानी को हटा दीजिए, उसके बाद किसी कपड़ा में, भीगा हुआ कपड़ा में 2 से 3 दिन अगर आप रख देंगे तो उससे स्प्राउट्स निकल जाएगा। उससे विटामिन B1 का कमी एकदम दूर हो जाएगा। व्हीट में, राइस में, मिल्क में, पनीर में भी विटामिन B1 का सोर्स है। विटामिन सी का सबसे मेजर सोर्स है लेमन, उसके बाद है ऑरेंज, उसके बाद सारा में थोड़ा थोड़ा है। आंवला भी बहुत बेटर सोर्स है। और टोमेटो में, गुआवा में, ग्रीन चिल्ली में, ये क्या है? विटामिन सी का सोर्स है। और विटामिन डी का सोर्स है फिश, एग। फिश सेकेंडरी है और एक सनलाइट भी है। सनलाइट क्या है? इम्पॉर्टेंट सोर्स है विटामिन डी का। और एडिबल मशरूम से भी विटामिन डी का कंप्लीट पूरा होता है। तो फूड कंपोनेंट क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी फॉर ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, प्रोटेक्ट भी करता है हमारे बॉडी को डिजीज से, और मेंटेन करता है वेरियस बॉडली फंक्शन को, जैसे आयोडीन हो गया, आयरन हो गया। तो ये सब क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है? जिसको मैक्रो कहते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है?
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स है। और विटामिन और मिनरल्स को क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स को कहते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं उसको? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट को मेजर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगर हम हाई हीट में कुकिंग करें तो विटामिन सी और मिनरल्स का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। इसीलिए हमको कुकिंग का जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है? लो हीट में करना। लो हीट में अगर आप कुकिंग करते हैं तो उसके विटामिन और मिनरल्स बहुत सारे बच जाते हैं। तो इसलिए लो हीट में खाना बनाना चाहिए। खाना कभी भी बहुत ज़्यादा तेज आंच में नहीं बनाना चाहिए। वॉश, कट और पील्ड भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं? निकल जाते हैं। अगर वॉश करना है तो पहले कर लीजिए, काट के वॉश मत कीजिए। वॉशिंग नहीं करना है काट के। तो वही कह रहा है, डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? नो। कौन सा? साल्ट, सी वाटर और रॉक से मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाई आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। सनलाइट के एक्सपोजर में हम रहेंगे तो हमारा बॉडी नेचुरली विटामिन डी को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। ऊपर के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स के अलावा डाइटरी फाइबर क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ये भी फूड कंपोनेंट कंपलसरी है। इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है, जिसको रफेज पार्ट कहते हैं। इसमें फाइबर होता है, वाटर होता है। इसमें लिखा है नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। तो डाइटरी फाइबर जो हो गए या फाइबर और वाटर हो गए या उसको रफेज पार्ट बोलें, ये हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं लेकिन काफ़ी ज़रूरी हैं। ये क्या करते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी से रीड बनाने में, मतलब स्टूल बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्टूल को क्या करता है? सॉफ्ट करता है, जिससे स्मूथ पासेज होता है और बाथरूम क्लियर हो जाता है। तो ये भी ज़रूरी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, होल ग्रेन्स, नट्स, ये सब नट्स का जो ऊपर का पार्ट है वो क्या है? रफेज पार्ट का सोर्स है। माई ग्रैंडमा हैज़ डिफ़िकल्ट इन पासिंग स्टूल। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द डॉक्टर एडवाइज हर टू ईट फूड दैट इज़ हाई इन फाइबर। तो हाई इन फाइबर मतलब कि नट्स खाना, सीड्स खाना, पल्सेज खाना, ये सब ज़रूरी है। Eating food that is locally grown and plant-based to the extent possible is not only healthy for the body but is also good for our environment and our planet। अब ये क्यों ज़रूरी बोल रहा है? जो आपको लोकली ग्रोन हो वो फूड ज़रूर खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ड्रैगन फ्रूट, चाइनीज़ फूड, ये सब खाने का आप हमेशा सोचा करिए। जो भी लोकली ग्रोन हो रहे हैं उसको खाइएगा। तो एक तो फूड माइल्स में जो भी एनर्जी लग रहा है ये फार्म से आपके प्लेट तक लाने में, वो एनर्जी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और एनर्जी अगर रिड्यूस होगा तो क्या होगा? पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से कह रहा है कि लोकली ग्रोन खाना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट और प्लेनेट के लिए क्या है? गुड। वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो ये बॉडी से एब्जॉर्ब करने में, जो आप फूड खाए हैं, वाटर ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। और ये निकलता कहाँ कहाँ से? तो स्वेट से, यूरिन से, स्टूल से, ये सब चीज़ों से निकलता है। अब एक साइंटिस्ट के बारे में दिया है, क्लूथर गोपालन। ये एक साइंटिस्ट थे, मतलब जस्ट 6 ईयर पहले पास हुए हैं। तो ये रिसर्च किए थे कितने फूड पे? 500 फूड, इंडियन फूड पे रिसर्च किए थे कि उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, उसमें कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और वो इसी बेसिस पे प्रोटीन, एनर्जी, अदर कंपोनेंट्स को चेक करके इम्प्लीमेंट किए थे मिड डे मील, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिड डे मील प्रोग्राम 2002 में इंट्रोड्यूस किए, बाद में अभी उसका नाम पीएम पोषण कर दिया गया है। ये कंपलसरी था कि गवर्नमेंट रन या गवर्नमेंट एडेड स्कूल, मतलब कि जिसमें फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है,
उन स्कूलों में मिड डे मील कंपलसरी कर दिया गया था। यह एक हेल्थ स्कीम था जो न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी था। इससे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड क्या हुए, बेनिफिटेड हुए। हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आपने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। अब ये सब का चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 गो टेस्ट दिया गया है, स्टार्च का और प्रोटीन का चेक करने का, और फैट का भी। जैसे स्टार्च है जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये सब सिंपली टेस्ट से हम देख सकते हैं। अब स्टार्च का टेस्ट जब करेंगे तो पोटैटो का स्लाइस, कुकुम्बर, ब्रेड, सम बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम, क्रस्ट पीनट, ऑयल, बटर, क्रस्ट कोकोनट, ये सब ले लीजिए और उसको क्या कीजिए, प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन ए सेपरेट डिश, अलग अलग प्लेट में रख दीजिए। अब जब उसमें 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन और वो ब्लू से ब्लैक हो जाए, मतलब कि उसमें क्या है, स्टार्च है। तो स्टार्च के लिए क्या चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। और अगर वो कन्वर्ट हो जाए ब्लू से ब्लैक में तो क्या है, उसमें स्टार्च है। तो ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को इंडिकेट करता है। अब अगर फैट को हम करेंगे तो क्या करिए कि पहले ईच फूड आइटम ऑन ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर, रैप द पेपर, मतलब उस फूड आइटम से पूरा रैप कर लीजिए पेपर को, फिर उसको अच्छा से प्रेस करके सुखा लीजिए और फिर उसमें जो लिटिल वाटर है उसको ड्राई कर लीजिए। और जब देखिए कि डेवलप हुआ है वाइली पैच, लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच, मतलब कि उसमें क्या है, फैट है। तो फैट भी आप वाइली पैच देख के आप कागज़ पे हम बता सकते हैं कि फैट उसमें है। अब प्रोटीन का इन्वेस्टिगेशन करना है तो क्या करना है कि मेक ए पेस्ट या पाउडर ऑफ द फूड। सबसे पहले तो फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज़, उसको जितना भी फूड आइटम है सारे को प्रीवियस एक्टिविटीज़ में आपने चेक कर लिया, उसको फिर से ले लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए या पाउडर बना लीजिए, मतलब उसको चूर चार के पेस्टल करके उसको बना लीजिए। हाफ टी स्पून ले लीजिए, क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल लीजिए और क्या करना है, 2 से 3 टी स्पून ऑफ वाटर उसमें मिला दीजिए। 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला दीजिए और उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा मिला दीजिए, मतलब हाफ चम्मच सिंपल, 2 से 3 ड्रॉप वाटर, 2 ड्रॉप CuSO4 जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं, या CuSO4.5H2O भी कॉपर सल्फेट को ही बोलते हैं, वो ले लीजिए। और 10 ड्रॉप NaOH ले लीजिए जिसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा ले लीजिए, ये सब का केमिकल नेम है, ये नाम भी आपको बहुत सारा याद रखना चाहिए। एसिड बेस और साल्ट में जब अगले 7th क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा आपको केमिकल्स मिलेंगे जिसका फार्मूला अलग से दिया रहेगा, केमिकल नाम अलग से। ऐसे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे केमिकल नेम, लेकिन ये बिकेगा मार्केट में, आपको मिलेगा कास्टिक सोडा के नाम पे। तो ये कास्टिक सोडा इतना चीज़ जब आप मिला के उसको ले लीजिएगा तो उसमें जब देखिएगा कि कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। अगर उसका कलर वायलेट में हो जाए तो उसमें प्रोटीन है, और अगर येलो ही रह जाए या जो कलर था वही कलर रह जाए तो वो क्या है, उसमें प्रोटीन नहीं है। किसी भी फूड आइटम में मोर देन 1 न्यूट्रिएंट हो सकता है, जैसे पीनट में क्या है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, तो मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। इस तरह से स्टार्च, फैट और प्रोटीन का क्या है, हमने टेस्ट करना सीखा। सिंपल H2O, CuSO4.5H2O प्लस NaOH, वायलेट कलर डेट इज प्रोटीन्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे उसको सजा सकते हैं कि कलर ऑफ फूड आइटम क्या है, स्टार्च आइटम क्या है। आयोडीन टेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आफ्टर आयोडीन टेस्ट, बिफोर आयोडीन टेस्ट क्या होगा। जैसे अब पोटैटो, उसमें स्टार्च है तो अगर उसमें बिफोर आयोडीन टेस्ट क्या है, उसका कलर येलो है, आफ्टर आयोडीन टेस्ट उसका क्या हो जाएगा, कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टार्च, प्रोटीन और फैट का टेस्ट करना जान गए।
अब है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किस तरह से हमको लेना, तो बैलेंस डाइट डिपेंड करता है कि एज क्या है, जेंडर क्या है, उनका फिजिकल एक्टिविटी क्या है, मतलब काम कितना करते हैं, हेल्थ स्टेटस क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए। A diet has all essential nutrients, roughage and water in the right amount for proper growth and development of the body is known as a balanced diet। अगर उसका न्यूट्रिएंट्स उसमें सही मात्रा में हो, रफेज पार्ट हो, वाटर हो और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो, राइट अमाउंट हो, तो वो बैलेंस्ड डाइट कहलाएगा। अब जैसे इसमें कंपेयर करने के लिए दिया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोटैटो वेफर्स जो आप चिप्स खाते हैं, लेज का जो चिप्स आप लेते हैं वो है, और ये रोस्टेड चना है, चना जो रोस्ट किया हुआ है। अब उसका न्यूट्रिशन वैल्यू अगर देखेंगे तो एनर्जी आपको चिप्स खाने से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसके साथ क्या मिलेगा, फैट भी ज़्यादा मिलेगा। उसके साथ क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कम मिलेगा। प्रोटीन क्या मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। और डाइटरी फाइबर तो और भी कम मिलेगा, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे ये सब घटते चला जाता है, फैट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यही पैरामीटर फैट के बढ़ने के चलते चिप्स क्या हो जाते हैं, जंक फूड में आ जाते हैं। एनर्जी ज़रूर मिलता है जंक फूड से, लेकिन फैट बढ़ने से क्या होता है, हमारे बॉडी को बहुत सारा लॉसेज होता है। तो प्रोटीन्स भी कम मिलता है, डाइटरी फाइबर्स भी कम मिलता है। तो ये सब बेसिस पे जो 500 निकाला गया, उस पर मिड डे मील ज़रूरी दिया गया कि मिड डे मील हर एक गवर्नमेंट स्कूल में चलाया जाए। सम फूड्स हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट, मोर ओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और डाइटरी फाइबर। जो कि चिप्स में है, ये सब क्या है, लो अमाउंट में। दीज फूड आर कॉल्ड जंक फूड। तो जंक फूड ऊपर कौन हो गया, पोटैटो वेफर्स हो गया जंक फूड। दीज फूड इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स जो आप चॉकलेट खाते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक जो आप पीते हैं, कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, ये सब। कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रिक्वेंटली इज़ नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। ये अगर फ्रिक्वेंटली अगर आप ले रहे हैं तो ये आपके बॉडी के लिए सही नहीं है। देख मे ए पर्सन ओबीज, सच ए पर्सन मे सफ़र फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम। और ये जो डॉक्टर पोसीता ऊपर स्टेटमेंट दिए थे कि हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, इसको आप क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं और बैलेंस डाइट को नहीं खा रहे हैं। तो बैलेंस डाइट को लेना है, अवॉइडिंग जंक फूड को करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा, मतलब कि मोटापा बढ़ने लगेगा, तोंद फेंकने लगेगा, है ना। तो 2 फूड्स का एक्टिविटीज़ को ऊपर दिखाया गया है। पैकेज फूड आइटम मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। हर एक में देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि फैसी जो है यही बोलता है कि किस फूड को, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हायर एग्ज़ाम में, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में आपको ये पूछ सकता है फैसी के बारे में। जैसे मैगी का एक बार बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, कंट्रोवर्सी आया था, उसके बाद लोग भुला गए, फिर से मैगी खाने लगे हैं। तो मैगी में क्या दिया जा रहा था, कुछ अलग ही तरह का एरोगेमेटिक फूड दिया जा रहा था, जिससे लोग का टेस्ट बदल रहा था, लोग को खाने में अच्छा लग रहा था, लेकिन वो हेल्थ के लिए क्या था, बहुत ही नुकसान था। ये क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी है। तो कहीं कहीं पूछ सकता है कि फैसी क्या है, एक प्राइवेट एजेंसी है या गवर्नमेंट एजेंसी है या गवर्नमेंट फंडेड एजेंसी है, ये भी पूछ सकता है। लेकिन क्या है, यह गवर्नमेंट एजेंसी। डैट रेगुलेट्स, ये क्या रेगुलेट्स करता है, फूड के क्वालिटी को, मतलब क्वालिटी को चेक करता है फूड को, और पास करता है कि क्या बाज़ार में बिकना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आपको खुद भी देखना है कि हमको क्या वो सारा न्यूट्रिएंट्स बता देगा। जो फूड से आपको बीमारी होगा वो मना कर देगा, जिसके लॉन्ग टर्म खाने से आपको बीमारी होगा उस फूड पे कोई बैन नहीं है। तो इसलिए पैकेज फूड को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, खास करके जंक फूड को। और वो
कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड भी किए जाते हैं फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जिसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ये भी यूपीएससी में पूछने लायक क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है कि फोर्टिफिकेशन में क्या क्या ऐड किया जाता है। तो आप देखे होंगे कि अगर साल्ट आज देखे होंगे कि साल्ट में गवर्नमेंट ने बोला कि आयोडीन को ऐड किए करना है, तो ये क्या एक प्रकार का हो गया, फोर्टिफिकेशन हो गया। लेकिन आज के डेट में हम जो देखते हैं कि साल्ट बहुत तरह के आने लगा, उसमें आयोडीन भी आज मिलने लगा है, आज के डेट में आयरन भी उसमें मिलने लगा। तो साल्ट ही एक एग्जाम्पल नहीं है, आप राइस भी जाइएगा, वो भी क्या हो गया है, फोर्टिफाइड हो गया। फोर्टिफिकेशन कहिए या फोर्टिफाइड हो गया। उसमें क्या होता है, आयरन, कहीं पे कैल्शियम, ये सब ऐड किया जाता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अलग से ऐड किया जाता है। तो उसी को न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना ही ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग कहलाता है फोर्टिफिकेशन। न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। इम्प्रूव्स क्या करता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अब मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स क्या क्या हैं। तो ये हमारे देश में होते थे, लेकिन लोगों ने बाहर के खाने को देखते देखते धीरे धीरे ये सब खाना बंद कर लिया। लेकिन आज के डेट में न्यूट्रिएंट्स रिच सीरियल्स खाने का बहुत ज़्यादा चलन हो गया। आज लोग को देखते होंगे ओट्स खाते हैं, तो ये क्या है, मिलेट्स एक प्रकार का। ज्वार, बाजरा, रागी, सनवा, ये सब को क्या कहते हैं, मिलेट्स कहते हैं। सनवा इम्पॉर्टेंट है, चूँकि नया टाइप का नाम है तो इसको याद रखना है, या वर्नयार्ड मिलेट कहते हैं इसको। दीज आर नेटिव क्रॉप्स, ये क्या है, नेटिव क्रॉप्स हैं, यहीं होते थे पहले, अब नहीं होते हैं। अब तो व्हीट और राइस ही लोग सिर्फ खाते हैं। ये कल्टिवेटेड होते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में, और हाईली न्यूट्रिएंट्स ग्रेन्स होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिलेट्स कहते हैं। इसमें और इम्पोर्टेंट क्या किया, स्मॉल साइज्ड ग्रेन है, इनका साइज बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज, मतलब कि शताब्दियों से क्या था, ये हमारे डाइट का एक पार्ट था, लेकिन इसको हमने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। लेकिन हाल में ये क्या कर रहा है, पॉपुलैरिटी रीगेन कर रहा है न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स के कारण। और ये क्या है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन से, मिनरल से, लाइक आयरन और कैल्शियम इसमें पाए जाते हैं। आज के डेट में क्या है कि हम क्या करते हैं, राइस और व्हीट को फोर्टिफिकेशन करके उसमें आयरन और कैल्शियम डालते हैं, लेकिन इसमें क्या है, पहले से ही मौजूद है, और डाइटरी फाइबर्स भी मिलता है। दैट इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। इसको क्या कहते हैं, इसलिए न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ए बैलेंस्ड डाइट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो ये बैलेंस्ड डाइट का एक पार्ट हो जाता है। ये इतना बैलेंस है कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स हमको ऐसे ही मिल जाते हैं। फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट, हम ऊपर इसका थोड़ा सा एक झलकी भी दिए थे कि फूड माइल्स क्या है, कि अगर आप लोकली ग्रोन फूड्स को खाते हैं तो आप क्या है, फूड माइल्स को कम करते हैं। मतलब फार्म से प्लेट तक आने के बीच में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन या जितने भी लोग हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। मतलब पोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ये है कि फार्मर ग्रोइंग व्हीट उपजाया, थ्रेसिंग विनोइंग किया, फिर उसको स्टोरेज हुआ, यहाँ स्टोरेज हो गया, यहाँ थ्रेसिंग और विनोइंग हो गया, यहाँ ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकेज, यहाँ पे पैकेजिंग हो गया, फिर उसको क्या हो गया, ग्राइंडिंग भी यहीं पे हुआ, पैकेजिंग भी यहीं पे हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ और हमारे रिटेल स्टोर रूम में आ गया, और फिर मम्मी के हार्ड वर्क के द्वारा हमारा क्या हो गया, हमारे प्लेट पे आ गया। यहाँ पे फार्मर इम्पोर्टेंट था और यहाँ पे मम्मी इम्पोर्टेंट है। रिड्यूसिंग फूड माइल्स, अगर रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा, कॉस्ट कटिंग होगा, पॉल्यूशन कम होगा, फूड फ्रेशर मिलेगा और हेल्दियर मिलेगा। ये हम क्या बीच बीच में हम क्या है, पढ़ाते पढ़ाते हमने बहुत सारा बनाया है आपको ज़्यादा समझने के लिए। इसी चीज़ को हम ऊपर हमने लिख दिया कि कॉस्ट का कटिंग होगा, पॉल्यूशन कम होगा ट्रांसपोर्टेशन में, और फ्रेश और हेल्दियर मिलेगा। मेनी पीपुल्स वेस्ट फूड लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स। One must remember the time and effort put by our farmers, our mummy
and other community members in getting the food from the farm to our plate. फार्म से आवर प्लेट तक जाने में कितना मेहनत होता है उसको अगर याद करिएगा तो आप फूड को वेस्ट नहीं करिएगा। तो जितना खाना आप खा सकते हैं उतना ही प्लेट में खाना लीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खाना को कंज्यूम करके प्लेट से खाना को फेंकना नहीं, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में या अपने घर पे। तो इससे क्या होगा कि फूड वेस्टेज रिड्यूस होगा, रिड्यूस फूड वेस्टेज। ट्राई टू फाइंड द टाइम लाइन फॉर द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। इसमें फार्म टू प्लेट तक आते आते कम से कम 8 से 10 मंथ लग जाता है। जैसे व्हीट और राइस है, उनको होने में क्या लग जाता है, 4 मंथ लग जाता है, और हमारे फूड फार्म से प्लेट तक आने में तकरीबन 8 से 10 मंथ लग जाता है। तो ये सब कीवर्ड है। कार्बोहाइड्रेट क्लिनरी प्रैक्टिसेस मतलब चूल्हा से गैस स्टोव की तरफ जाना, सील बट्टा से मिक्सर ग्राइंडर की तरफ जाना। डिफिशियंसी जी जैसे विटामिन सी से स्कर्वी हो जाना, विटामिन B1 से बेरी हो जाना, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाना, ये सब डिफिशियंसी डिजीज़ पढ़ें। फैट्स पढ़ें, फूड कंपोनेंट्स पढ़ें, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स। फिर आपका ये हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन, मिनरल्स, फिर रफेज पार्ट्स, फिर वाटर। इतना फूड कंपोनेंट है। फूड कंपोनेंट में 7 आइटम आता है। तो एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, फिर एक हो गया प्रोटीन, फिर एक हो गया आपका फैट, ये हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट, और फिर हमने विटामिन और मिनरल, फिर रफेज पार्ट, और फिर वाटर। ये 4 हो गए। वाटर तो ज़्यादा चाहिए, विटामिन और मिनरल को कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन और मिनरल को ही कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, और रफेज पार्ट और वाटर। आयोडाइड साल्ट क्या है, साल्ट में आयोडीन का मिक्सचर करना। क्या है, आयोडीन को मिक्सचर करना ही आयोडाइज्ड साल्ट कहते हैं। आज साल्ट में आयरन भी मिक्सचर किए जा रहे हैं। मिलेट्स हो गया, ज्वार, बाजरा, सनवा, ये सब। मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रिकेट्स विटामिन D के कमी से होता है। रफेज पार्ट स्कर्वी विटामिन C के कमी से होता है। और विटामिन्स एनालाइज करना, कंपेयर करना, इन्फर, इंटरप्रेट, इन्वेस्टिगेट, ऑब्जर्व, प्रेडिक्शन और सर्वे। सर्वे करना मतलब घर घर जाके पूछना, इन्वेस्टिगेट करना मतलब जैसे CID आप देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना। ऑब्जर्व करना मतलब किसी चीज़ को देख के समझना कि इसमें क्या क्या हो सकता है। एनालाइज करना मतलब कि आप उसको बढ़िया से एनालाइज कीजिए कि क्या क्या हमने देखा। कंपेयर करिए, एक दूसरे से कंपेयर करिए। इंटरप्रेट कीजिए, इन्फर करिए, प्रिडिक्शन करिए कि क्या सही है क्या गलत है। सर्वे करिए। तो इतना वर्ड मीनिंग कीवर्ड्स दिया है। समरी देखिए, पीपुल अक्रॉस इंडिया इट्स डाइवर्स फूड ऑफ टाइप्स ऑफ फूड। ये जो ऊपर पढ़े हैं उसी को है कि कंटेनिंग वेरियस फूड कंपोनेंट्स, चॉइस ऑफ फूड मे वेरी के अकॉर्डिंग टू, किस पे वेरी करता है, तो कल्टीवेशन ऑफ फूड क्या है, क्रॉप्स इन रीजन क्या हो रहे हैं, टेस्ट क्या है, कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है। कलिनरी प्रैक्टिसेस से अब क्या आ रहे हैं, ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ हम लोग जा रहे हैं। फूड क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए डिजीज से। मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन से। ये इनको मैक्रो कहते हैं, विटामिन और मिनरल को माइक्रो कहते हैं। उसके बाद डाइटरी फाइबर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। प्रोटीन्स क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। विटामिन्स, मिनरल्स स्ट्रेंथ आवर बॉडी, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड कीप अस हेल्दी। विटामिन और मिनरल्स क्या है, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। ए बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटी। तो बैलेंस डाइट क्या है, सभी चीज़ का राइट क्वांटिटीज में, जो हमारे एज के अनुसार, हमारे काम के अनुसार, हमारे सिचुएशन के हिसाब से ज़रूरी है, उसको बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। डिफिशियंसी ऑफ वन या मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, लॉन्ग टाइम इम्पोर्टेंट है। अगर लॉन्ग टाइम तक डिफिशियंसी है तो वो क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा और डिसऑर्डर हो जाएगा।
जंक फूड्स आर अनहेल्दी, क्या होते हैं? अनहेल्दी होते हैं। हाई लेवल क्या होता है उसमें? शुगर होता है, शुगर का भी हाई होता है और फैट भी हाई होता है। लो क्या क्या होता है? तो लो क्या होता है? उसमें विटामिन लो होता है, उसमें प्रोटीन लो होता है ना? ये सब प्रोटीन्स मिनरल्स लो होते हैं। फाइबर पार्ट कम होता है। डाइटरी फाइबर क्या है? कम होते हैं, डाइटरी फाइबर कम होते हैं। मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? मिलेट्स का एग्जाम्पल था ज्वार, बाजरा, रागी, रागी कहते हैं, रागी नहीं, सनवा। तो ये था हमारा, यहाँ पे देखें मिलेट्स के बारे में, ज्वार, बाजरा, अच्छा रागी भी है, रागी इसलिए मुंह पे आ गया रागी। तो रागी, ज्वार, बाजरा, रागी, सनवा, ये सब मिलेट्स हैं। रागी कहाँ होता है? कर्नाटका में होता है ना? कर्नाटका में होता है और रागी मुद्दे भी बनता है। लोकली ग्रोन फूड को खाना चाहिए। ईटिंग फूड डेट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना हो सके, इज नॉट ओनली हेल्दी, सिर्फ हेल्दी ही नहीं है हमारे बॉडी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट और प्लेनेट के लिए भी ज़रूरी है। उससे कॉस्ट कटिंग होता है, कॉस्ट कम जाता है, पॉल्यूशन कम जाता है, फ्रेशर और हेल्दियर चीज़ हमको मिलता है। तो फूड माइल्स को भी क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो इस तरह से हमने दोबारा इसको देख लिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।